खुद ही बताओ यार, इससे बेटर और कोई दिन हो सकता है यीट को इम्ब्रेस करने का? एंड यस, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर बोथ आर कमिंग टू रॉयल रंबल। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉ के एपिसोड में ये जो मास्क मैन वाली स्टोरी लाइन है इसको काफी हद तक आगे बढ़ाया है और हमको हिंट मिल रहा है कि इस बंदे का किससे लेना देना हो सकता है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें ही हमको बता दिया जाता है भैया गुंथर वर्सेस जॉन सीना का मैच है और गुंथर ही शो को किक ऑफ करते हैं। जैसे ही वो आते हैं भैया लाउड जॉन सीना के चैंट लग रहे होते हैं, वी वांट सीना के चैंट लग रहे होते हैं। और भाई क्या मस्त जवाब दिया इस बात के ऊपर गुंथर ने। गुंथर कहते हैं कि ज्यादा हाइप होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जॉन सीना तो निकल के आएगा नहीं, दिस इज माई टाइम नाउ, ऐसा करके वो बोलते हैं, जो कि जॉन सीना का ही कैच फ्रेज है। और बैठक वाली जो टिकट्स हैं उसको मैंने ओपन कर दिया है, अभी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो मैंने कल बंद कर दिया था, समझ में नहीं आया बहुत सारे लोगों को क्यों बंद किया था, इसलिए क्योंकि एक वीडियो में आके अगर मैं अनाउंस कर देता और वो क्योंकि सीट से हमने 50 से भी थोड़ी सी कम ही रखी हैं तो एकदम से सारे लोगों के ऊपर धप्पा हो जाता। भाई एक ही वीडियो में आपने सब कुछ बता दिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नोएडा में आने के लिए, साथ में वॉच पार्टी करने के लिए, पूरी रात भर का वो इवेंट होने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक पहला ही है डिस्क्रिप्शन में। और मे भी हो सकता है इसको भी मैं कुछ टाइम के बाद बंद कर दूं, फिर किसी अगली वीडियो में जाके ओपन करूं ताकि सारे लोगों को बराबर का मौका मिल सके। तो गुंथर ने आके फिर यहाँ पे यही बोला कि सिर्फ 5 दिनों में मैं जॉन सीना को रिटायर करने वाला हूँ। 17 टाइम वो वर्ल्ड चैंपियन है, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स एंटरटेनर वो है, जिसके ऊपर लोगों ने अच्छा रिएक्शन दिया क्योंकि इसमें वो तारीफ कर रहे थे जॉन सीना की, लेकिन तारीफ भी कर रहे थे इसीलिए सिर्फ अपनी बड़ाई करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जॉन सीना है ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स एंटरटेनर तो मैं हूँ ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर ऑफ ऑल टाइम। इसके बाद वो टाइमर लगा देते हैं जिसमें 4 दिन बचे हैं जॉन सीना के रिटायर होने के लिए और कहते हैं कि ये तुम्हारा हीरो है जिसने कभी गिव अप नहीं किया, लेकिन मैं तुझे इतना मारने वाला हूं, इतना मारने वाला हूं कि हराना तो सिर्फ जॉन सीना तेरे लिए काफी नहीं होने वाला, मैं तेरी स्पिरिट को तोड़ दूंगा और मैं तुझे फोर्स करूंगा गिव अप करने के लिए। जो कि गुंथर कहना चाह रहे हैं कि भैया इस मैच का जो फिनिश होगा, जो जॉन सीना की इस मैच में हार होगी, वो होगी जॉन सीना के टैप आउट के साथ में। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट थी गुंथर की, ज्यादा कुछ उनको बोलने की जरूरत नहीं है, उनके एक्शंस ही ऑलरेडी बयां करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं इस मैच में जॉन सीना के साथ। लेट्स सी अब ये मैच किस तरीके से प्रोग्रेस करता है, बट ये बात तो है कि चलो कुछ ही अब दिन रह गए, अब तो कुछ घंटे ही रह गए, आप घंटों में भी काउंट कर सकते हो इसको कि जब जॉन सीना हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफिशियली रिटायर। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है इयो स्काई वर्सेस कायरी सेन के बीच में, दोनों जापानीज रेसलर्स हैं, तो भैया इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे ऐसी आनी थी। स्टॉम्प हमने इस मैच में देखा, वो एप्रन के ऊपर जो सुप्लेक्स मारा इयो स्काई ने कायरी सेन के ऊपर, वो भी अच्छा था। आउटसाइड हमने मून सॉल्ट देखा, लेकिन इस मैच में आस्का चुल करने के लिए आ जाती हैं, जिसके बाद रिया रिप्ली ने उनको ठिकाने लगा दिया और इस मैच में अपने मून सॉल्ट के साथ इयो स्काई ने विक्ट्री ले ली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस समय मेन फोकस होना चाहिए स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करने का, ना कि अगेन सिर्फ मैच अच्छे देखे उसको डिफेंस लेयर की तरह यूज करने का, जो कि मुझे लगता है कि इस मैच में एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसा ही किया है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट हमको बैक स्टेज से विजन दिखती है और यहाँ पे लोगन पॉल निकल के आते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि देखा तुमने लास्ट वीक रे मिस्टीरियो मेरे बीच में क्या लफड़ा हुआ है, कुछ करो भाई इसका। तो फिर ब्रॉन ब्रेकर भी खड़ा होता है, अच्छा चलो कुछ करना है, चलो कुछ करते हैं। इसके बाद लोगन पॉल अलग से साइड में लेके जाते हैं पॉल हेमन को और कहते हैं कि देख आज ही ठिकाने लगाना है रे मिस्टीरियो को। पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ हाँ सही है, अब तो तेरे पास बैकअप भी है। लोगन पॉल कहते हैं बैकअप सिर्फ मेरे पास नहीं है, मैं भी इन लोगों के लिए बैकअप हूं। और ये बात सुन के पॉल हेमन का जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो गया कि लोगन पॉल इतने एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहा है, इतना तो तू भला आदमी है, तू और कितना ज्यादा भला बनेगा, ऐसा करके पॉल हेमन उनको बोल रहे होते हैं। और फिर साथ में उन्होंने ब्रास नकल्स, वो जो पॉल हेमन जो लोगन पॉल अपने गेमिंग में बहुत यूज करते हैं, वही उन्होंने दिया। कहते हैं इन केस अगर जरूरत पड़े तो इसका भी यूज किया जा सकता है। तो भैया जो गंदी नीच हरकतें करने का काम है लोगन पॉल का वो ऑलरेडी था, अब लग रहा है विजन में आके ये बंदा और ज्यादा बुरा बन चुका है। इसके बाद ही शो पर सीधा नेक्स्ट एंट्रेंस ही होती है रे मिस्टीरियो की, जिसपे बीच में आके ही लोगन पॉल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। रे मिस्टीरियो ने फिर उसके बाद काउंटर किया, वो 619 मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन निकल के आता है वही वॉर गेम्स का मास्क मैन, जिसने आके रे मिस्टीरियो को फोड़ा और वही कर्ब स्टॉर्म लगाया जैसा हमने वॉर गेम्स के केज के अंदर देखा था। लोगन पॉल भी थोड़े से सरप्राइज दिए क्योंकि इतना सा काम करके वो जो मास्क वाला बंदा है वो वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद ठीक है, अब लोगन पॉल को लगा मेरा तो काम आसान है, वो जो ब्रास नगल्स थे उसके साथ उन्होंने रे मिस्टीरियो को पंच कर दिया और ये इस पंच के ऊपर सही में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है लोगन पॉल को। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। इसके बाद एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है, एले नाइट जैसे निकल के आते हैं भाई लोगन
लोगन पॉल को लगा मेरा कुछ काम है नहीं यहाँ पे, वो वहां से भागने लगते हैं और सीधा उन्होंने मैच के लिए कॉल आउट कर दिया। और जिस इंटेंसिटी के साथ डिलीवरी की है शब्दों की, भाई उसको तो मानना पड़ेगा। और अभी एलन नाइट से रिलेटेड एक और बात बता के WWE को बुरी तरीके से एक्सपोज भी करते, चिपके रहना बिल्कुल वीडियो के साथ। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में। अगेन यहाँ पे अगर एजे स्टाइल्स, ड्रैगन ली, आइवार एरिक जैसे सुपरस्टार है तो आपको रेसलिंग मैच तो डेफिनेटली देखो बढ़िया ही मिलने वाला है। लेकिन मैं हमेशा ये सोच के कंफ्यूज हो जाता हूँ, भाई आइवार जैसा इतना भारी भरकम बंदा मूनसॉल्ट लगाता है, तो जिसके ऊपर लगता है मूनसॉल्ट वो बंदा अगले दिन खड़ा कैसे होता होगा। फिर वही उन्होंने लगाया, बट एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर पिन को ब्रेक कर दिया और एंड में अपने फिनोमिनल फोरआर्म के साथ ये जो मैच है वो एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद न्यू डे निकल के आती है जिनके साथ ग्रेसन वॉलर भी होते हैं, और जैसे ही उन्होंने रिंग में एंट्री करी तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है जे ऊसो का। जे ऊसो अकेले नहीं आए थे, यहाँ पर ये ऊसोस बन के आए थे। रन इट बैक दोबारा से वो करते हैं, दोबारा से म्यूजिक चलाते हैं, दोबारा से वहां के क्राउड को खुश करके टीवी पे देखने वाले लोगों को पिस ऑफ करने का काम किया जे ऊसो ने। उसके बाद ऊसोस आर नाउ इन योर पेनिटेंशियरी करके उन्होंने बोला, जो कि उनका कैच फ्रेज रहा है तब जब ये ऊसोस साथ में थे। और कहते हैं कि और फिर हमें यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म करके बता दिया जिमी ऊसो ने कि ये लोग टैग टीम डिवीजन में वापस आ चुके हैं, जिसपे क्राउड ने बहुत अच्छा पॉप किया। वो लेकिन खुद पूछते हैं कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई रिसेंटली हमको बहुत सारे एल मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपना मैच जीते नहीं जीते, ऐसे नहीं जीते। जे ऊसो लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का मैच हार गया, अब इसके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन था जे ऊसो से पूछने के लिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। जे ऊसो कहते हैं मैं बताता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, द बेस्ट टैग टीम नाउ इज इन योर सिटी करके जे ऊसो ने बोला। और यहां से ये बात हमको कंफर्म बता दी गई है कि एज सिंगल्स रन जो जे ऊसो का चल रहा था अभी के लिए होती है उसकी समाप्ति, और अब ये दोबारा से टैग टीम डिवीजन में आने वाले हैं। और इसके बाद लोग बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अब सबको पता है कि जे ऊसो हमारे जो यीट मास्टर हैं, उनके सिंगल्स रन जो कि बहुत ज्यादा रिसेंट टाइम में फोर्स लग रहा था, अब उनको वहां से हटा के टैग टीम डिवीजन में दोबारा वो लेके आ गए हैं। तो भाई अब आपको जे ऊसो का एज सिंगल सुपरस्टार झेलने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैंने बोला कि आज से बेटर कोई दिन और हो नहीं सकता इस हीट को एम्ब्रेस करने का। इसके बाद वो कहते हैं कि इन्हें कुछ वो थोड़ा सा लड़ रहे होते हैं उधर एजे ली बोलूंगा भाई मैं, नाम ही इन्होंने ऐसा बना दिया एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली। तो फिर इसके बाद वो कहते हैं इन्हें तो नहीं पता होगा ज्यादा, लेकिन इन्हें तो पता होगा क्योंकि न्यू डे और ऊसोस की हिस्ट्री रही है। और भाई यहाँ से इन्होंने अली और पता नहीं ऐसे ऐसे इन्होंने कंपेरिजन कर दिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और रॉक का, और फिर बोला कि सेम तरीके से न्यू डे और ऊसोस का। कहते हैं हमने तुम्हें बहुत बार पहले भी हरा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। न्यू डे ने इसके बाद मारने की कोशिश करी, लेकिन ऊसोस उल्टा ही मार देते हैं। और उसके बाद ग्रेसन वॉलर मुझे लगता है WWE की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट रन इट बैक यहाँ पे क्या बड़े ही कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ ऐसे ऐसे करके वो कर रहे होते हैं, और उसका मतलब था भाई मैं यहाँ से कल्टी काट रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे पिटे नहीं है, न्यू डे की पिटाई से बस काम हो गया और वो वहाँ से चले जाते। और उसके बाद हमने फेस टू फेस देखा ऊसोस को कि वो एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली के सामने खड़े होते हैं। तो फिलहाल WWE ने जे ऊसो को डाल दिया है जिमी ऊसो के साथ, और अब ये टैग टीम डिवीजन में ही काम करने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल्स मैच नहीं होगा जे ऊसो का, बट यू नो कि टैग टीम डिवीजन में अगर तुम आ गए हो तो तुम टैग टीम डिवीजन में ही रहने वाले हो। अब यहाँ से देखते हैं कि जे ऊसो को इतने टाइम जिन्होंने इन्वेस्ट किया, इस साल रॉयल रंबल जिताया, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, यहाँ से WWE अब क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम होगा, क्योंकि अब ये भी नहीं कर सकते कि भाई आप उस बंदे को यहाँ ले आके उसके बाद धड़ाम से नीचे पटक दो, वरना वो फिर हो जाएगा कि इतने महीने जो तुमने किया जे ऊसो के साथ उसका मतलब क्या था। नेक्स्ट शो पर आती है स्टेफनी वकेर जो कि है विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। उनसे पूछा जाता है कि अब नेक्स्ट तुम्हारे लिए क्या है, निकी बेला को तुम हरा चुकी है। वो कहते हैं कि देखो मैं तो सबसे बेस्ट जो बंदी है उसको फेस करना चाहती हूँ और मैं बेस्ट हूँ, और कहते हैं इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डेविल्स किस, क्योंकि उस चीज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं स्टेफनी वकेर में। निकी बेला निकल के आती है, कहती है मुझे रीमैच चाहिए, लेकिन फिर रकेल रोड्रिग्विज ने आके निकी बेला के ऊपर अटैक कर दिया और वो कहती है कि मुझे मैच चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा जजमेंट डे में भी ऐसे बात चल रही है यार रकेल रोड्रिग्विज ने खुद कैसे स्टेप अप कर लिया, बट फिर वो थोड़ा उनको बोल सकते हो सेंटर पॉइंट में डाल, सेंटर स्टेज पे डाल के ऐसा कर रहा है कि शायद रॉक्सैन और लिव मॉर्गन साथ में टैग टीम काम कर सकती हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। और इसीलिए जो नेक्स्ट मैच था वो रॉक्सैन और जो लायरा वाल्कीरिया का था, यहाँ पे रॉक्सैन के साथ लिव मॉर्गन रिंग साइड पर थी, तो वो बता रहा है कि शायद टैग टीम डिवीजन की तरफ जा सकते हैं। लिव मॉर्गन ने चुल करी, बेली ने उनको मारा और लिव मॉर्गन वैसे ही गिरी पड़ी रहती है, और उन्होंने वहीं से अटैक भी किया लायरा वाल्कीरिया के ऊपर। और पॉप रॉक्स के साथ में जो मैच है वो रॉक्सैन जीत चुकी हैं। ये भी स्टोरी अगेन ऐसी है कि पता नहीं है, जब इनका मूड करता है रॉ में लेके आ जाता है, जब मूड नहीं करता नहीं लेके आता है। ऐसा लग रहा है कि भाई कंसिस्टेंसी वो जो बनाने की जरूरत होती है वो सिर्फ इस स्टोरी लाइन में नहीं, बहुत सारी स्टोरी लाइन में मिसिंग है। और इसके बाद शो पर मैच आता है एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। एले नाइट के मैच के टाइम पर जो सपोर्ट एले नाइट
नाइट को इस मैच में मिल रहा था और जो बूज लोगन पॉल को मिल रही थी वो सही में देखने लायक थी। एक वो अनाउंसर डेस्क पे जाके जो एले नाइट वो जो अपने ओपोनेंट का सिर दे दे के मारता है ना, वो देखने में बहुत कूल लगता है। लोगन पॉल ने थोड़ा सा बॉच कर दिया वहां पे, क्योंकि एले नाइट ने मारना चालू नहीं किया था, पहले ही बंदा अपना जो सिर है वो पटकना शुरू कर रहा है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि लोगन पॉल अब क्योंकि रेगुलर हो गए तो उनकी जो कमियां हैं वो नजर आ रही हैं, वरना शायद एक एक मैच करके लोगन पॉल बहुत ज्यादा कई बार बच जाते हैं। इसके बाद मैच में ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर दोनों निकल के आते हैं। एले नाइट ने ब्रॉन्सन रीड को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन वही जब वो अनाउंसर डेस्क के ऊपर होते, भाई ये मास्क वाला बंदा फिर से आ गया और इसने आके स्टॉम्प लगा दिया एले नाइट को, और सिक्योरिटी वाले बंदे सारे इसके पीछे भाग रहे, लेकिन इसे कोई पकड़ नहीं पा रहा। उसके बाद फिर से ये जो मास्क मैन है वो चला जा रहा है, तो हमको ये तो पता चल रहा है कि ये विजन की एक तरीके से हेल्प कर रहा है। और जो पॉल हेमन कह रहे थे भैया मुझे नहीं पता कि ये मास्क वाला बंदा कौन है, ये बात सरासर झूठ है पॉल हेमन की, वरना ये बंदा बार बार आके विजन की हेल्प क्यों कर रहा है। इसके बाद लोगन पॉल ने अपना स्प्लैश लगा के इस मैच में एले नाइट को हरा दिया, और फिर तुड़ाई शुरू होती है एले नाइट की, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने उनको स्पीयर मारा, ब्रॉन्सन रीड ने उनके ऊपर 2 सुनामी लगाई, और यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन होता है सीधा पॉल हेमन के प्रोमो में, जहां पे उन्होंने सबसे पहले एक एक करके सबको ओवर किया। और फिर हमको ये भी दिखता है कि एले नाइट बंदा बैक स्टेज उसका एक फ्रेम दिखा रहा है, उसकी क्लिप दिखा रहा है, तो मैं समझ गया था भैया बैक स्टेज जाके अभी कुछ तो ड्रामा करने वाले हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि बू तुम लोग क्यों कर रहे हो, और उसके बाद फिर जो वो इंट्रोडक्शन करते हैं ब्रॉन ब्रेकर का कि ये वो बंदा है जो कि 5 जनवरी को बनने वाला है WWE कंपनी का नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और सीधा ब्रॉन ब्रेकर के हाथ में माइक आता है। और मैं समझ गया था कि जैसे इन्होंने अभी पहले ब्रॉन ब्रेकर का प्रोमो उन्होंने डिलीवरी की थी, वैसा ही कुछ सिमिलर फैशन में वो करने वाले, और कहते हैं कि सीएम पंक कहां है। मैं सीएम पंक फिजिकली कहां है इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि वो पुराना वाला सीएम पंक कहां है। ये नाइस गाय वाला सीएम पंक तो पूरा फ्रॉड है, ये बोलता तो है कि ये स्ट्रेट एज है, लेकिन ये लगता मुझे क्रैक हेड है। फिर उसके बाद वो नाइस गाय होने की बात करते हुए बोलते हैं कि भैया अगर ऐसा है ना तो अपना जो टाइटल है तो वैसे वेकेट कर दे, क्योंकि मुझे तो पुराना वाला सीएम पंक चाहिए जिसने रॉक को हराया, जिसका हिस्टोरिक 400 दिनों वाला टाइटल रेन रहा था। और मैं सही में तेरे से भीख मांगता हूं, मैं बैक करता हूं, और सही में ऐसा करते करते जो ब्रॉन ब्रेकर है वो अपने घुटनों के बल पे आ जाता है कि भाई मुझे वो पुराना वाला सीएम पंक ला के दे, और बोलते हैं आई एम गोना ब्रॉन ब्रेक यू। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने बोली, जो कि शायद वो अपने एक तरीके से कैच फ्रेज की तरह भी यूज कर सकते हैं आगे जाके। हॉस्पिटल भेज दूंगा तुझे और साथ में चैंपियन तो बनूंगा ही बनूंगा, तेरी बीवी भी मैं लेके जाऊंगा, ऐसा भी बोल दिया। उस पर जरा पॉल हेमन का रिएक्शन देखना कि वो समझ गया था भाई ये बंदा लिमिट क्रॉस करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। और फिर बैक स्टेज भी क्योंकि ये सारा ड्रामा चल ही रहा था, तो हमें दिखता है कि ब्रॉन्सन रीड और लोगन पॉल ये अब तक जा चुके हैं और ये वहां पे फोड़ना शुरू कर रहे हैं एले नाइट को। और स्पीयर 1 2 3 स्पीयर 1 2 3 बहुत बार उन्होंने बोला, और फिर वो जो शॉट था वो बहुत बढ़िया था कि आगे से स्पीयर 1 2 3 करके ब्रॉन ब्रेकर बोल रहे हैं और पीछे पॉल हेमन है। और फिर जो मेन फोकस होता है वो था बैक स्टेज, क्योंकि वहां पे तोड़ना शुरू कर दिया बुरी तरीके से ब्रॉन्सन रीड और लोगन पॉल ने एले नाइट को। उन्होंने पावर बम लगाया उस टेबल के ऊपर, और मुझे याद आया वो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन की फ्यूड, जहां पे उन्होंने एक वैसी कार के ऊपर ऐसी एक किसी गाड़ी के ऊपर ही ऐसे करके जो है सुनामी हिट करी थी। तो सिमिलर तरीके से पहले उनको कार पे जाके पटका और ऊपर जाके स्ट्रक्चर से ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी हिट करी है एले नाइट को। और यहाँ पर तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि रिंग का कैनवस है, बहुत बुरी तरीके से उनको पड़ा। और मुझे एक बात बता दो, जो मैं WWE को एक्सपोज करने की बात कर रहा हूं, कि एले नाइट तुम्हारा अचानक से जब वॉर गेम्स की बात चल रही थी तो कहां स्टोरी से गायब हो गया। विजन से ऐसा लग रहा है उसको कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही वॉर गेम्स खत्म हुआ है, इनको पता है कि एले नाइट की स्टोरी है विजन के साथ में, तो अब लगा कि अच्छा अब तो वॉर गेम्स में डालना जरूरी होगा, अब तो निकल गया वॉर गेम्स, तो ठीक है दोबारा से इसको स्टोरी लाइन में डाल दो। तो ये क्या तरीका हुआ कि तुमने, ये तो लग रहा है कि इंटेंशनली एले नाइट को वॉर गेम्स मैच में नहीं डालना था, इस वजह से ये जो स्टोरी है उसको ऐसा कुक किया था। भाई बहुत ज्यादा बुरा लगा ये चीज एले नाइट के लिए देखे कि जब वॉर गेम्स में बंदा आ सकता था तो तुमने फिर इसे क्यों साइड किया, फिर वॉर गेम्स खत्म हो गया तो एले नाइट आ गया। कोई इस चीज का जवाब दे सकता है तो भाई मुझे बताना। ये तो बहुत गंदी गंदी गालियां देने वाला काम WWE ने इस समय एले नाइट के लिए किया है। अभी रेटिंग कितनी है शो की उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन पहले रॉयल रंबल की बात कर ले जरा। तो रॉयल रंबल के लिए ऑफिशियली WWE ने अपना जो पोस्टर है उसको रिलीज कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट वाले पोस्टर ही WWE रॉयल रंबल के लिए निकालती है। लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, बट टू बी ऑनेस्ट भाई देखो मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट वाले जो पोस्टर है वो अच्छे आते हैं। ये बेटर है फिर भी कि आपने 2-4 सुपरस्टार्स के बस रेंडर लगा दी। और यहाँ पे जो नेम्स फीचर हैं उसमें आप देख सकते हो गुंथर जे उसो भी यहाँ पर है। जैसे मैंने बोला कि टैग टीम में आ गया तो बंदा सिंगल्स मैच ऐसा नहीं है कि नहीं रेसल कर सकता। ब्रॉन ब्रेकर, कोडी रोड्स भी यहाँ पर है, और फिर आप देख सकते हो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को भी सामने। ऑब्वियसली ये सारे वो बंदे नहीं है जो रॉयल रंबल मैच के पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन ये रॉयल रंबल में फीचर जरूर होने वाले हैं। और यहाँ से ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल गई है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर ये भी होंगे रॉयल रंबल मैच का पार्ट, जो कि ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया में होगा, तो ऐसा हो भी नहीं सकता था कि इनको फीचर ना करें। बट इसकी ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो हो
हो चुकी है। आज की मंडे नाइट रॉ को रेट करें तो WWE अच्छी रेसलिंग दिखा के स्टोरी लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही और ये चीज़ काम नहीं करती। जितना जल्दी ये लोग समझ जाएं वो बढ़िया है। एवरेज ही था मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, 3 स्टार की रेटिंग इसको मिलेगी मेरी तरफ से। बाकी अब सारा जो फोकस है वो जॉन सीना के लास्ट मैच के ऊपर ही, और ऑब्वियसली इसको हम लोग साथ में एंजॉय करने वाले हैं नोएडा में बैठक में। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।